राजनीतिक आज़ादी तो दशकों पहले मिल गई, लेकिन क्या भारत सचमुच आज़ाद है? आज हम उन अनदेखी जंजीरों की पड़ताल करने वाले हैं जो ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद भी हमें जकड़े हुए हैं। एक ऐसी गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विरासत जो आज भी हमारी जिंदगी को, हमारे सोचने के तरीके को आकार दे रही है। देखिए, कागज पर तो भारत एक आजाद देश है, लेकिन जरा गौर से देखें तो एक बेचैन करने वाली सच्चाई सामने आती है। जानकार इसे एक तरह का कॉलोनियल स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। मतलब जिस्मानी जंजीरें तो टूट गईं, लेकिन लगता है जहन आज भी कैद है। तो सवाल यही उठता है कि इस आजादी के असल मायने क्या हैं? तो चलिए इन अनदेखी जंजीरों की परतें खोलते हैं। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि ये मानसिक गुलामी है क्या। फिर देखेंगे कि कैसे मैकॉले के एजुकेशन ब्लूप्रिंट ने इसकी नींव रखी। हम साम्राज्य के दिए मनोवैज्ञानिक घावों पर बात करेंगे और ये घाव सुंदरता के पैमानों में कैसे दिखते हैं। और हाँ, आज के दफ्तरों और मीडिया में ये नया उपनिवेशवाद कैसे जिंदा है वो भी देखेंगे। और आखिर में हम इससे पूरी तरह मुक्त होने के रास्ते पर भी नजर डालेंगे। तो पहला पड़ाव, भारत की अनदेखी मानसिक जंजीरें। आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें ये मानना होगा कि ब्रिटिश राज सिर्फ एक राजनीतिक कब्जा नहीं था। ये एक पूरा सिस्टम था, एक ढांचा था जिसे भारत की शासन व्यवस्था, कानून और संस्थानों की रग रग में भसा दिया गया था। और ये ढांचा आज़ादी के इतने साल बाद भी कायम है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जिस्मानी जंजीरें तो टूट गईं, पर दिमागी जंजीरों का क्या? जरा सोचिए, एक ऐसी हालत में जीना जहां विदेशी तारीफ अपनी तारीफ से ज्यादा कीमती लगे, जहां अपनी ही शानदार विरासत को हीन भावना से देखा जाए। बस यही है वो मानसिक गुलामी जिसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा पड़ाव, मैकॉले का दिमागी खाका। अब सवाल ये है कि आप एक पूरे देश के दिमाग को गुलाम बनाते कैसे हैं? इसका जवाब है शिक्षा के जरिए। और इस मानसिक गुलामी का आर्किटेक्ट था लॉर्ड मैकॉले। उसका 1835 का मशहूर मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन ही इसका ब्लूप्रिंट था। देखिए, ब्रिटिश राज से पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत विकसित और फैली हुई थी। कल्पना कीजिए, अकेले बंगाल में 1 लाख स्कूल थे जो गणित और चिकित्सा जैसे स्थानीय ज्ञान पर केंद्रित थे। लेकिन अंग्रेजों का मकसद ठीक इसके उलट था। वो भारतीय संस्कृति की जगह यूरोपीय आदर्शों को थोपना चाहते थे, ताकि साम्राज्य के लिए बेहतर नौकर तैयार हों, न कि पढ़े लिखे जागरूक नागरिक। और अगर कोई शक हो तो मैकॉले के अपने शब्द सुनिए। उसने साफ साफ कहा था, हमें एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो खून और रंग में भारतीय हो, लेकिन पसंद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। मतलब मकसद बिल्कुल साफ था, एक ऐसी गुलाम मानसिकता वाली एलीट क्लास तैयार करना जो साम्राज्य के एजेंडे को देश के भीतर से ही आगे बढ़ाए। और इस नीति का नतीजा क्या हुआ? एक नया वर्ग पैदा हुआ जिसे मैकॉले पुत्र या ब्राउन साहब कहा जाने लगा। ये वो लोग थे जिन्हें औपनिवेशिक शिक्षा ने उनकी अपनी ही जड़ों से काट दिया था। और इसी के साथ अंग्रेजी को इंटेलिजेंस और मॉडर्निटी का एक मात्र पैमाना बना दिया गया। अब जरा और गहराई में उतरते हैं और उपनिवेशवाद के अंदरूनी नतीजों को देखते हैं, यानी साम्राज्य के दिए हुए मनोवैज्ञानिक घाव। यहाँ हम उन गहरे जख्मों की पड़ताल करेंगे जो इस सिस्टम ने छोड़े और जो आज एक सामूहिक हीन भावना के रूप में हमारे सामने है। इस एहसास का एक नाम है कल्चरल क्रिंज। ये एक ऐसी गहरी हीन भावना है जो लोगों को अपनी संस्कृति को शासकों की संस्कृति से कमतर समझने पर मजबूर कर देती है। और नतीजा, पश्चिमी दुनिया से वैलिडेशन, यानी शाबाशी पाने की एक अंतहीन भूख और एक राष्ट्रीय स्वाभिमान जिस पर लगातार चोट की जाती है। इस औपनिवेशिक मानसिकता ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट कर देखने का एक बहुत ही सरल ब्लैक एंड व्हाइट तरीका बनाया। शासक बनाम शासित, देसी बनाम विदेशी, बेहतर बनाम कमतर। औपनिवेशिक विज्ञान से मिली ये सोच दुनिया की जटिल सच्चाइयों को नजरअंदाज करती है और लोगों को उनके असली संदर्भ से काट कर देखती है। इसे एक तरह का पोस्ट कॉलोनियल स्ट्रेस डिसऑर्डर समझिए, एक ऐतिहासिक सदमा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ये जानबूझकर पैदा किए गए अकालों और देश की दौलत की सिस्टमैटिक लूट जैसी क्रूर नीतियों का नतीजा है। ये सदमा समाज के ताने बाने में इस कदर बस गया है कि इसने ऐसे मानसिक घाव दिए हैं जिन्हें पश्चिमी पैमाने अक्सर समझ ही नहीं पाते। चौथा पड़ाव, सौंदर्य शास्त्र, यानी सत्ता का रंग। तो ये जो हीन भावना है, ये सबसे साफ तौर पर कहाँ दिखाई देती है? गोरी त्वचा के जुनून में।
ये शायद औपनिवेशिक हैंगओवर का सबसे खुला और सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला लक्षण है। अंग्रेजों ने डार्विन के सिद्धांतों के एक बिगड़े हुए रूप सोशल डार्विनिज्म का एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने खतरनाक समीकरण बनाया, गोरी त्वचा मतलब श्रेष्ठता और गहरी त्वचा मतलब हीनता। फिर इस नस्लवादी सोच को भारत की पहले से मौजूद जाति व्यवस्था में बड़ी चालाकी से घोल दिया गया, जिससे त्वचा का रंग हमेशा के लिए सामाजिक हैसियत से जुड़ गया। और इस जुनून की एक कीमत है, पता है? 2023 में त्वचा को गोरा करने वाले प्रोडक्ट्स का ग्लोबल मार्केट $18.26 बिलियन तक पहुंच गया। इस आंकड़े को जरा ठीक से समझिए, ये इस गहरी समस्या के पैमाने का जीता जागता सबूत है। तो ये प्रोडक्ट्स कौन खरीद रहा है और क्यों? देखिए, दुनिया भर की बिक्री का लगभग 80% हिस्सा गहरी रंगत वाली महिलाएं हैं, क्योंकि गोरी त्वचा को सीधे सीधे आत्मसम्मान से जोड़ दिया गया है। और चिंता की बात तो ये है कि लगभग 40% महिलाओं ने इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है और 1/3 तो गोरा दिखने के लिए अपनी सेहत को भी दांव पर लगाने को तैयार हैं। 5वां पड़ाव, नया उपनिवेशवाद, काम और मीडिया। शायद लगे कि मालिक गुलाम वाली मानसिकता अतीत की बात है, लेकिन नहीं, ये आज के कॉरपोरेट ढांचों और मीडिया में जिंदा है। चलिए देखते हैं कि ये औपनिवेशिक सोच आज कैसे काम कर रही है। अमेरिकी फिल्म लायर लायर और भारतीय फिल्म गोलमाल की ये तुलना सब कुछ कह देती है। अमेरिका में बॉस की झूठी तारीफ करना कॉमेडी है, एक मजाक है। भारत में ये नौकरी बचाने की एक असली तरकीब है, एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। यह उस गहरी पदानुक्रमित सच्चाई को दिखाता है जो सीधे तौर पर उपनिवेशवाद की देन है। आज की कॉरपोरेट दुनिया में झांक कर देखिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण वाले मॉडल की गूंज सुनाई देगी। हफ्ते में 70 घंटे काम को बढ़ावा देने से लेकर एक्सेंट ट्रेनिंग तक, जो विदेशी ग्राहकों के लिए पहचान मिटा देती है, जैसे राहुल का रैल्फ बन जाना। यहाँ तक कि जी हुजूरी वाली सर मैम संस्कृति भी उसी दौर की निशानी है। आज के बीपीओज उसी पुराने फॉर्मूले पर फल फूल रहे हैं, सस्ता श्रम और जीरो जवाबदेही। लेकिन क्या कोई दूसरा रास्ता मुमकिन है? बिल्कुल। जरा दक्षिण कोरिया को देखिए। उन्होंने अपनी भाषा हंगुल और अपनी पॉप संस्कृति जैसे के पॉप को दुनिया भर में आक्रामक रूप से बढ़ावा दिया और ग्लोबल बना दिया। इसके उलट भारत अंग्रेजी को स्टेटस सिंबल बनाए रखने और पश्चिम से मान्यता पाने में लगा रहा। दक्षिण कोरिया हमें दिखाता है कि अपनी संस्कृति को केंद्र में रखकर उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ जा सकता है। और ये हमें हमारे आखिरी पड़ाव पर लाता है, उपनिवेशवाद से मुक्ति का मार्ग। तो भारत इन मानसिक जंजीरों को आखिरकार कैसे तोड़ सकता है? अब हम उन सचेत और ढांचागत कोशिशों पर नजर डालेंगे जो मैकॉले की मानसिकता की विरासत को खत्म करने के लिए की जा रही हैं। उपनिवेशवाद से मुक्ति का ये रास्ता 3 अहम कदमों से होकर गुजर रहा है। पहला है शिक्षा में सुधार, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो मातृभाषा में सीखने को प्राथमिकता देती है। दूसरा, प्रतीकात्मक बदलाव, जैसे औपनिवेशिक नामों और निशानों को बदलना। और तीसरा, कूटनीतिक और कानूनी बदलाव, जो विश्व मंच पर भारत की अपनी पहचान को मजबूत करते हैं। यहाँ एक बात साफ कर दें, मकसद अंग्रेजी को हटाना नहीं है, मकसद है उस व्हाइट मैन्स बर्डन को खत्म करना जो ये भाषा अपने साथ ढोती है, ये सोच कि ये स्वाभाविक रूप से दूसरी भाषाओं से बेहतर है। असली लक्ष्य उस भाषाई ऊंच नीच को तोड़ना है जिसे उपनिवेशवाद ने बनाया था, ताकि भारत की किसी भी भाषा में उत्कृष्टता हासिल की जा सके। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जहन के लिए, मन के लिए सच्ची आज़ादी आखिर दिखती कैसी है? जैसे जैसे भारत अपने भविष्य का निर्माण कर रहा है, यही वो अहम सवाल है जो उसकी असल मानसिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की खोज के केंद्र में है।